अरे पंडित, पार्क में भी रोज ही जाता है तू? परमानेंट है उधर इसका अड्डा। इसकी सीट पे नाम लिख के रखा है ये पंडित, कोई ना बैठे हैं। फिर कहता है सर आपको पता कैसे लगता है? चलो। मैं जाता हूँ यार उधर। फिर सोचता हूँ कि आज से नहीं दौड़ूंगा, अब वापस आ जाता हूँ फिर घर पे। कल से आऊंगा, फिर ये वही बैठा दिखता है। सोचता हूँ। तो इतना बड़ा ग्राउंड है कि वहां से फिर वापस आ जाता हूँ। अच्छा तो लगता है, पर वो बहुत ऐसा लगता है कि अब घर चलते हैं। चलो, बात करते हैं। मॉड्यूल तो नहीं, ईएलपी देख लेते हैं, अगर ईएलपी आपको मिल गई हो, है ना? तो इस ईएलपी में होमवर्क अपन ने कुछ कुछ तो दे रखा था, तो एक बार आप वहां तक की बात कर लेते हैं। तुरंत तुरंत निकाल लो ईएलपी का जो भी। एक काम करना, वहां बाहर जाके एक लिया, 1 मिनट लगेगा अभी। एक हिंदी वाली 2-3 उठा लाना, इधर डाल देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों उठा लाना उसके पास से। हाँ। ईएलपी नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में कोई डाउट है तो बात करें। ईएलपी 1 क्वेश्चन 1 से 6। बेटा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 से 11। क्वेश्चन 7 से 11। 11 के पहले कोई भी किए भी हैं या नहीं हुए? चलिए, क्वेश्चन 7 से 11। 11 में अपन बात कर रहे हैं, द्रव्यमान 2 केजी के 5 कण 0.1 मीटर त्रिज्या वाले द्रव्यमानहीन वृत्ताकार चकती के रिम। तो एक ये यहां पर रिंग रिम बना दी, पर बेटा ये कैसी है? द्रव्यमानहीन है। और इस रिम पर 5 कण चिपकाने हैं, और 5 कण चिपकाने के लिए ज्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दूरी पर मैं कुछ भी सेलेक्ट करके बस 5 गिनकर ऐसे कण चिपका दूंगा इसकी परिधि पर। ये इस प्रकार से सारे कणों की जो यहां पर घूर्णन अक्ष है वहां से दूरी क्या रहेगी? आर, सेम, इस अक्ष के सापेक्ष। तो चक्ति के केंद्र से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष निकाय का जड़त्व आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा बेटा? एक कण का जड़त्व आघूर्ण है मार। ऐसे सम्मित कितने कण यहां पर हैं? और जो वलय है, ये वलय क्या है? ये जो वलय है, ये वलय क्या है बेटा? द्रव्यमान हीन है। तो वलय का यहां कोई जड़त्वागुण नहीं लेना है, सिर्फ किनका लेना है? इन 5 बिंदु द्रव्यमानों का। एम की जगह एम रख देना, आर की जगह 0.1 जो दिया है वो रख देना, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा है पूछा था कि भाई कोई कोई पूछना है कि हेलो? 11 तक नहीं। इसके बाद 12 से 18 बोलो। 18। चलिए। हाँ, 17। 17 में क्या बोला है? एक द्रव्यमान 5 किलो की आयताकार प्लेट है। तो आयताकार प्लेट अपन बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है। और इस आयताकार प्लेट के जड़त्व आघूर्ण की गणना करनी है जो केंद्र से होकर आयताकार प्लेट के तल के लंबवत अक्ष, यानी ये वाली एक अक्ष। और लंबाई चौड़ाई की अगर अपन बात कर दें तो यहां पर ये लंबाई ले लेते हैं 5 मीटर, तो एल। और ये वाली भुजा क्या होगी बेटे? 1 मीटर। सॉरी, वो 5 मार्क देख लिया। ठीक है। और अब क्या हो जाएगा? इस प्लेट के तल के लंबवत अक्ष के परितः, तो क्या सीखा था बेटा अपन ने? ये हो जाएगा लंबवत अक्षों की प्रमेय को अगर मैं ध्यान में रखूं, केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः बात करूं, ml² / 12, और ब्रैकेट में यहां पर l² + d²। ये आ, और मान सारे के सारे अपने पास हैं, एल है, बी है, एम है, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है।
क्वेश्चन 18 भी कुछ वैसा ही है। एक द्रव्यमान एल लंबाई का घन लिया गया है, वैसे चित्र में घन दिख नहीं रहा, मान लेंगे घन है, और इस घन के तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घन के जड़त्वागुण। तो जैसे अपने पास जो घन होता है, इस घन की इस अक्ष की बात की है बेटे, ये यहां से ये वाला इस अक्ष के सापेक्ष, और इस अक्ष के सापेक्ष हमने क्या सीखा हुआ है, एम ए स्क्वायर बाय। अब आपको मैं मानता हूं यहां पर जैसे ही मैंने लिखा है एम स्क्वायर बाय 6, हो सकता है मन में डाउट आएंगे कि क्यों कैसे है, तो तुरंत फिर अपन घर जाके या अभी नोट्स में देखेंगे, हमने हर चीज यहाँ लिखी हुई है, तो बार बार जब रिवाइज करेंगे तो अपने को प्रॉपर नोट्स दिमाग में छप जाएंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर अब ये बात हुई, मास दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आ जाएगा यहाँ पर ईएलपी नंबर 1 में आखिरी 19वें में कोई डाउट, समांतर अक्षों की प्रमेय सीधा सीधा लगा देंगे। ईएलपी नंबर 2 पर आ जाते हैं। ईएलपी नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 एक बार यहां पर मैं पहले तो ये देख लेता हूं कि इसमें दिया क्या हुआ है। एक हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा एरर है। एक वर्ग बनाने के लिए 4 समान छड़ों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, प्रत्येक छड़ का द्रव्यमान m है। दिखाए अनुसार अक्ष जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के सापेक्ष वर्ग का जड़त्व आघूर्ण है, और प्रश्न 2 में विकर्णों के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है। और अब यहाँ पर बात आ रही है, तो इसमें आंसर 2 में ये इनमें से कोई नहीं वाला आ जाएगा बेटा, है ना। आंसर है इसका 2/3 ml² शायद, मेरे को जहां तक ध्यान है 2/3 ml², तो इसका आंसर लिख लेना, और वो इनमें से कोई नहीं वाला आपको मिल जाएगा। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, ALP2 क्वेश्चन नंबर 2 का 4, बिल्कुल आंसर यही आएगा, 2/3 ml²। पहले क्वेश्चन को बेटा, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर अपने को क्या कहा है, 3 छड़े हैं, समबाहु त्रिभुज बनी हुई है। अब 3 छड़ों से समबाहु त्रिभुज बनेगा, एक छड़ ये यहाँ पर इस प्रकार से, एक छड़ ये इस प्रकार से, और एक छड़ यहाँ इस प्रकार से, और इनमें से ये कहा है कि इस अक्ष के सापेक्ष बात करनी है। इस अक्ष के सापेक्ष बात करेंगे तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इसका खुद का कितना, 0। इस वाली छड़ जो यहाँ पर अक्ष के एक सिरे से गुजर रही है, और अक्ष के साथ इसका कोण थीटा कितना है, ये वाली भी एक सिरे से गुजर रही है, इसका भी अक्ष के साथ कोण कितना है, 60। तो इन दोनों छड़ों का क्या हो जाएगा, ML²/3 साइन स्क्वायर थीटा थीटा 60, और ऐसा कितनों के लिए, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 6 तक, 5 में हमें क्या बोला है, प्रत्येक गोलाकार खोल है ये, है ना, मतलब खोखला गोला, और खोखले गोले के लिए यहाँ पर अपने को इस निकाय में x अक्ष है, इसके लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। गौर से देखना बेटा, आसान सा सवाल है, गौर से देखना। ये है हमारी वो अक्ष जिसके सापेक्ष हमने बात करनी है, और गोले का द्रव्यमान कितना है, m, और इसकी त्रिज्या कितनी बेटे, r/2, है ना, क्योंकि लिखा है स्पष्ट इसमें द्रव्यमान m, व्यास r, तो जैसे व्यास r, तो ये त्रिज्या r/2 हो जाएगी। इस अक्ष के सापेक्ष इस वाले गोले का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, 2/m r/2 का होल स्क्वायर। इसका काम हो गया कंप्लीट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, समांतर अक्षों की प्रमेय। तो सबसे पहले तो समांतर अक्षों की प्रमेय के लिए केंद्र से निकलने वाली अक्ष के लिए लिखेंगे, वो यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। तो इसको तो यहां 2 से गुणा कर दूं, प्लस md², m इसका मास m, और d कितना हो जाएगा, r/2 और r, तो कुल यहां से 2r हमारा d हो जाएगा। तो हम यहां से लिख देंगे m इंटू 2r का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर r, ठीक है ठीक है, कौन सा बेटा, तीसरा समझा दूं, समझ जा। इसमें क्या बोला गया है कि भैया ये एक वर्ग बनाने के लिए जो 4 छड़ों का इस्तेमाल किया है ना बेटा, क्लास में किया है शायद ऐसा सवाल, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, इस वर्ग को बनाने के लिए 4 छड़ों का इस्तेमाल किया है। इसमें विकर्णों के प्रतिच्छेदी बिंदु, एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये, उनका प्रतिच्छेदी बिंदु ये हो जाएगा ना,
और इससे तल के लंबवत यानी इस वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना है। और क्लास में हमने किया था, कैसे किया था कि चारों अक्षें इस केंद्र के सापेक्ष क्या है, सममित। तो आप किसी भी एक छड़ का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या निकाल लेंगे, ml² / 12 प्लस md, डी मतलब यहां से यहां की दूरी, l/2 का होल स्क्वायर गुणा। अब समझा? क्वेश्चन 6 तक और कोई डाउट बेटे? बोलो। नहीं? क्वेश्चन 11 तक बोलो। क्वेश्चन 11 तक कोई भी डाउट? आठवां, आठवें में बोला क्या है, एल लंबाई एम द्रव्यमान की एक पतली समान छड़ का जड़त्व आघूर्ण एक अक्ष के सापेक्ष जो अपने एक छोर से l/3 की दूरी पर और छड़ के लंबवत l/3 की दूरी पर, एक थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ के कि ये कोई छड़ है, द्रव्यमान m, लेंथ l वाली, और एक छोर से l/3 दूरी पर छड़ के लंबवत l/3 की दूरी पर एक बिंदु से गुजरती है, यानी यहां से कहीं से गुजरती है। ये l/3 है और ये है अक्ष। और इसके सापेक्ष अपने को जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकलेगा कैसे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, समांतर। उसके लिए क्या चाहिए, ICOM। हाँ के ना, ICOM कितना होता है छड़ का, ml²/, और यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे बताओ? ये टोटल कितना, ये कितना, घटाएंगे तब मिलेगा ना, और घटाने पर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ml/6 का स्क्वायर, मतलब इसको अपन क्या कहते हैं, md², और ये पहले क्या लिखा है, ICOM। इसी को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन 11 तक और कोई? क्वेश्चन 12 से 15। 12 से 15, 12। क्वेश्चन 12 में कहा है, 12 का पहला या दूसरा, पहला। इसमें एक इस प्रकार का फ्रेम बनाया गया, त्रिभुजाकार फ्रेम है बेटे। इस त्रिभुजाकार फ्रेम के लिए फिर आगे इसमें लिखा गया, एक अक्ष जो एक शीर्ष से होकर गुजरती है और विपरीत भुजा के समांतर है। तो शीर्ष अगर यहां पर C ले लिया तो विपरीत भुजा कौन हो गई, AB। अरे हाँ थे ना, तो AB के समांतर और C से गुजरती इस अक्ष की बात की है, I1 अक्ष। अब इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण अगर अपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले शायद आपने देखा होगा, हमने इस अक्ष के सापेक्ष निकाला, हाँ के ना, इस अक्ष के सापेक्ष निकाला था, तो ये क्या आ गया था, 0, और ये दोनों ml²/3 sin²θ। अब इस अक्ष के सापेक्ष बात करेंगे तो इसके लिए ये कोण कितना, ये कोण कितना, तो इसका और इसका क्या लिख देंगे वापस से, ml²/3 sin²60। ऐसी कितनी छड़े हैं, और इस वाली छड़ के लिए अब क्या लिखेंगे, ICOM, जो कि कितना है, और md² यानी यहां से यहां की दूरी कितनी होती है, √3/2l। तो हम यहां से क्या लिख देंगे, तीसरी वाली छड़ के लिए ICOM 0 और md मतलब √3l/2 का होल। बताओ कोई संकट? मतलब इसमें जितनी वैरायटी हो सकती थी ना क्लास के क्वेश्चंस के अलावा, वो हमने सब इसमें झोंक दी। मतलब जो भी जैसा भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है या जो आगे अपने को काम आएगा, वो सब चीजें अपन ने यहाँ पर इसमें ऐड की है। तो जो नहीं किए ना, प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप ELP 1 2 3 जरूर यहाँ पर करें समय निकालकर। क्वेश्चन नंबर 15 तक में और कोई डाउट पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आ जाओ 16 से 20। 16 16 16 में क्या कहा है, दो चकती
में समान द्रव्यमान और मोटाई है और उनके पदार्थों का घनत्व, तो केंद्रीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का अनुपात होगा। ठीक है, ओके। हाँ, सवाल में ट्रिक है थोड़ी सी। हमने कहा एक चक्ति, और चक्ति में अगर मोटाई की बात कर दी जाती है तो वो क्या बन जाता है बेटा? बेलन। जिसकी दोनों की मोटाई क्या है, द्रव्यमान भी क्या है, समान। घनत्व इसका पाई 1, इसका पाई 2। मैं लिखता हूं इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू, मैं इसकी त्रिज्या को लिख देता हूं R1, इसकी त्रिज्या को लिख देता हूं R2। तो क्या लिख दिया जाएगा बेटा? द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर टी। और यहां क्या हो जाएगा? इसका भी द्रव्यमान क्या लिख देंगे? घनत्व पाई 2 फिर पाई R2 स्क्वायर इंटू टी। द्रव्यमान समान होने चाहिए। और उसी शब्द, उसी द्रव्यमान समान वाली चीज को लिखते हुए मैंने यहां से क्या निकालना चाहा? R1 और R2 का वैल्यू, अनुपात। क्योंकि मैं जानता हूं बेटा, जब मैं यहां इस अक्ष और इस अक्ष के सापेक्ष आई ए और आई बी लिखूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई ए अपॉन आई बी। याद है ना अपने को एक क्वेश्चन अपन ने किया था, M R1 स्क्वायर बटे 2। दूसरे का भी द्रव्यमान समान है, त्रिज्या R2 स्क्वायर बटे, तो M/2 से M/2 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे अगर R1 R2 का अनुपात मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा। और R1 बटे R2 का स्क्वायर, यहां से T से T काट दूं, एक पाई से पाई काट दूं, और यहां से R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर पाई 2 बटे पाई 1। यही आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन 20 तक और कोई? मैं इसकी लैंग्वेज सही कराता हूं पहले। तो इस 20 में थोड़े से शब्द गलत लिखे हुए हैं, लिखेंगे। द्रव्यमान m लंबाई l के गोलक के साथ एक साधारण लोलक, तो साधारण को काट के सरल लोलक करो। द्रव्यमान m लंबाई l के गोलक के साथ एक सरल लोलक को कोण θ1 पर रखा जाता है। कोण θ1 पर रखा जाता है। फिर ऊर्ध्वाधर के साथ कोण θ2 पर रखा जाता है। और इन स्थितियों से छोड़ा जाता है। तो जिस गति में यह सबसे निम्नतम स्थिति, एक मिनट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें लिखना है तो जब यह, तो जब यह सबसे निम्नतम स्थितियों से गुजरता है, तो जब यह सबसे निम्नतम स्थितियों से गुजरता है, तो इनके वेग क्रमशः, तो इनके वेग क्रमशः v1 व v2 होते हैं। ये है, और v1 v2 बताना है। अब देखना बेटा, आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर x लंबाई की रस्सी भी है, जब यहां से v वेग से छोड़ा जाता है, तो आप ये लंबाई सब जानते हैं बेटा। पता है ये क्या होती है? ये होती है L ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर जो इसका वेग हो जाएगा, जिसको आप v1 कहना चाहते हैं, वो हो जाता है 2g h। h की जगह L ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा 1।
ये किया हुआ है अपन ने निश्चित तौर पर। बिल्कुल, यहां जब ये θ2 कोण है तो वेग v2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gl ब्रैकेट 1 माइनस cos θ2, और दोनों का अनुपात जब काटेंगे सब कट जाएगा, 1 माइनस cos θ1 अपॉन 1 माइनस cos θ2, ऑप्शन 2 आ जाएगा। ईएलपी नंबर 3 पर आते हैं। ईएलपी नंबर 3 में क्वेश्चन 1 से 5। ईएलपी नंबर 3 क्वेश्चन 1 से 5। पांचवा, पांचवे में कोई संशय होना नहीं चाहिए था, ये साधारण दिमाग की अभिव्यक्ति है। मतलब इससे साबित हो रहा है कि आप अभी भी चीजें बेहतर नहीं सीखकर एक सामान्य ही चीजें उस स्तर पर ही सीखने की चेष्टा रखते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब भी किसी ज्यामिति का सममित खंड आपको दिया जाता है तो उस सममित खंड का जड़त्व आगुण वही होता है जो उस संपूर्ण ज्यामिति का होता है। तो बेटा ये मुझे बता दीजिए कि ये जो ज्यामिति दी गई है ये किसका खंड है, वलय का या चक्टी का, वलय का। और वलय खंड के लिए जब हम वलय के लिए, पूर्ण वलय के लिए जब जड़त्वागुण की बात करते हैं तो क्या होता है, तो जब यहां से एक खंड काट दिया गया, इसको हटा दिया गया और शेष बची जो वलय है इसके लिए यहां पर जड़त्वागुण पूछा गया, तो इसके लिए भी आंसर क्या आना चाहिए, mr स्क्वायर। बस अब हमें क्या देखना था कि 30 डिग्री का जो वलय काट दिया गया उस द्रव्यमान को हटाना है ना। इसने ये कहा कि पूरी वलय का द्रव्यमान कितना है m, और फिर इसने बाद में कहा कि 30 डिग्री कोण वाली वलय का वो टुकड़ा काटकर हटा दिया और शेष बची हुई उस वलय खंड का जड़त्वागुण पूछा है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा बेटा जितना भी शेष जो द्रव्यमान दिया जाएगा वो द्रव्यमान यहां लिखना है। तो आप क्या सीखेंगे, आप कहेंगे 360 डिग्री पूर्ण वलय का द्रव्यमान, एकांक डिग्री वलय खंड का द्रव्यमान, तो शेष बची 330 डिग्री वलय खंड का द्रव्यमान m बाय 360 बटे गुणा 330, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा 11m बटे 12, और यही द्रव्यमान आपको यहां रखना है। तो 11mr स्क्वायर बटे 12 आपका फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसको टुकड़े को काट देने के बाद बचा द्रव्यमान m है तो आंसर mr स्क्वायर आता, फिर दिमाग लगाना ही नहीं था। समझ रहे बात को, अंतर यहां पर आपको समझ आना चाहिए। चलिए, हाँ जी, तो हमारे पास यहां तक की बात की थी, अपन आगे पढ़ लेते हैं। मुझे बताइए लास्ट सवाल हमने क्या किया था। ओके, ठोस गोले के लिए 57/160 वाली बात अपन ने कर ली थी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला हेडिंग अपन लिखते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है ठीक है, मुझे याद आ गया। रेडियस ऑफ जायरेशन, और इसको अपन यहां पर कहेंगे घूर्णन त्रिज्या, और इसको व्यक्त करते हैं के से, और ये बेटे एक अदिश राशि है। कैसे क्या किया जाता है, सिंपल सी बात है, आसान सी चीज, ध्यान से सुनना, बस मजे से समझ में आएगी कि जब यहां पर किसी निकाय जिसमें आपको यहां पर मान लिया कोई m1 द्रव्यमान r1 दूरी पर है, m2 द्रव्यमान r2 दूरी पर है, m3 द्रव्यमान r3 दूरी पर है, m4 द्रव्यमान r4 दूरी पर है, इस प्रकार से एक कणों का निकाय दिया गया है, या कोई सम्मित बॉडी भी दी जा सकती थी, उसका किसी अक्ष के सापेक्ष अपने को यहां पर बात करते हुए घूर्णन त्रिज्या के की बात करनी है। तो कैसे परिभाषित होती है के, तो कहा जाता है कि जिस किसी अक्ष के सापेक्ष उस कणों के निकाय के लिए
हम घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करना चाहते हैं तो घूर्णन त्रिज्या होती है कि उसी समान अक्ष से समस्त द्रव्यमानों को एक द्रव्यमान मानकर, समस्त द्रव्यमान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 m6 जितने भी है, सब द्रव्यमानों को एक द्रव्यमान मानकर कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि इसका जड़त्व आघूर्ण और इसका जड़त्व आघूर्ण क्या आ जाए, बराबर आ जाए, और उस रखी गई दूरी को ही, उस चुनी गई के की वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, घूर्णन त्रिज्या। थोड़े आसान शब्दों में बताता हूं, आसान शब्द, कि जो भी कोई निकाय दिया होगा सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, हम उसका आई कैलकुलेट करेंगे। आई कैलकुलेट करने के अपने अपने तरीके होते हैं। चक्ति का आई कुछ फॉर्मूला सीखा, गोला है गोले का सीखा, वर्गाकार चक्ति उसका सीखा, बिंदु द्रव्यमान होते हैं तो बिंदु द्रव्यमानों का क्या लिखते हैं, mr²। सबका जड़त्व आघूर्ण निकालने का पैटर्न लगभग हम यहां पर कवर कर चुके हैं। तो उस निकाय का उन्हीं सब सीखी गई, अब तक सीखी गई बातों से क्या निकाल लेंगे, आई। हम क्या चाहते हैं, इसका जड़त्वागुण और इसका जड़त्वागुण समान करना चाहते हैं। तो इस पूरे निकाय का जड़त्वागुण निकाल चुका हूं। इस निकाय का जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, m²। क्यों, क्योंकि यहां हमने सारे द्रव्यमानों को क्या बना दिया, एक बिंदु द्रव्यमान, और अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, k, तो क्या हो जाएगा m²। और यहां से अब मुझे क्या निकालना है, बराबर अंडर रूट आई कैलकुलेटेड अपॉन m। सुनना कि मैंने यहां पर एक सवाल लिया, मैंने कहा कि हमारे पास एक ठोस गोला है और उस ठोस गोले का द्रव्यमान और त्रिज्या देकर एक स्पर्श रेखीय अक्ष बनाकर कहा कि इस अक्ष के सापेक्ष आप क्या बता दीजिए, कि घूर्णन त्रिज्या बता दीजिए। तो आपका काम क्या होना चाहिए कि आप पहले तो क्या कर ले, इस दिए गए वस्तु का इस अक्ष के सापेक्ष आई निकाल ले और उस आई को किससे कर दे डिवाइड, m से, और क्या कर दे अंडर रूट, या सीधा सीधा फॉर्मूला जो कहता है वो भी काम अपन यहां पर कर लेते हैं कि इस ठोस गोले का इस स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष आई कितना है। तो बताओ ठोस गोले का इस अक्ष के सापेक्ष कितना होता है, 2 बाय, तो स्पर्श रेखा 7/5 mr² बटे निकाय में कुल द्रव्यमान कितना है, m ही है। आके ना, तो पहली शिक्षा क्या मिलती है, गौर से सुनना, अरे शिक्षा देने में आया हूं। तो पहली शिक्षा क्या मिलती है कि अगर इस सवाल को देखो गौर से घूर लो और देखो कि अगर ये गोला जो r त्रिज्या का है इसका द्रव्यमान m 5 किलो होता, वहीं इसी गोले का इसी समान त्रिज्या के साथ गोले का द्रव्यमान 10 किलो होता, तो m से m तो अल्टीमेटली किस पर निर्भर कर रहा है, आर। आर बोल दें या यूं कह दें इस द्रव्यमान वितरण पर निर्भर कर रहा है। द्रव्यमान कितना है इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो घूर्णन त्रिज्या के उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है उस द्रव्यमान वितरण पर, घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है अक्ष पर। अक्ष अगर यही है, वस्तु अगर यही है, तो घूर्णन त्रिज्या के यहां पर यही आएगी। इसीलिए हमने क्या कहा कि एक अदिश राशि है। जब तक आप इस अक्ष को फिक्स नहीं करोगे तब तक घूर्णन त्रिज्या की बात नहीं होगी, क्योंकि अक्ष बदलेगी तो आई बदल जाएगा, और आई बदल गया तो के बदल जाएगा। तो सबसे पहले के पूछने के लिए, के की बातचीत करने के लिए हमें अक्ष को फिक्स करना पड़ता है। अक्ष जैसे ही फिक्स हो जाती है, अब मेरे लिए के एक अदिश राशि की तरह व्यवहार करेगा, और उस अदिश राशि के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो मेरा फिर से स्टेटमेंट क्या रहेगा कि द्रव्यमान पर
निर्भर नहीं करता या करती, त्रिज्या है ना, स्त्रीलिंग है, के द्रव्यमान वितरण एवं घूर्णन पक्ष पर निर्भर करती है। पंडित घर नहीं गया यार, आज तो तगड़ा माहौल रहता है तेरे यहाँ। क्या क्या बोल रहा है? मजबूरी है? माहौल तो सही रहता होगा वहां पे भाई। देखा, इसमें गलती कहाँ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि करना क्या है, सबसे पहले तो अपने को आई निकालना है ना, जो भी निकाय है आई, यानी जड़त्व गुण, तो अभी इतने टाइम से वही तो कर रहे हैं अपन। तो आई तो अपन निकाल लेते हैं। कुल मिलाकर बात होती है कि द्रव्यमान एम का भाग देना है। अब काफी बार अपन द्रव्यमान एम का, मैं अभी कुछ सवाल भी यहाँ पर लिखूंगा और मैं अभी आपके सामने ही आपसे गलती भी करवा दूंगा। उसके पहले ही मैं चेता देता हूँ कि गलती क्या करोगे, फिर भी गलती करोगे कि आप यहाँ पर निकाय के संपूर्ण द्रव्यमानों से भाग देना है, देना है कि नहीं देना है, और अंडर रूट करना है ना। और फिर भी आप यहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमानों का भाग देने के बजाय किसी किसी न किसी द्रव्यमान को छोड़ दोगे, ऐसे ही बेवजह छोड़ दोगे। फिर कहोगे सर ये तो भूल ही गए थे, है ना। करते हैं जो मैंने कहा वो काम शुरू। अब भी अगर गलती कर दो ना तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ना कि यहाँ गलती होती है। मतलब ये तो वो हो गया कि मैंने बोल दिया कि मैच की तीसरी बॉल पे तू आउट होगा और उसके बाद भी तू तीसरी बॉल पे आउट हो जाए, तो फिर तो गधा है भाई। चलो, बड़ा याद है। वो रनआउट हो गया भाई। रनआउट का क्या जान ही लेगा क्या? वो यूं कह रहे थे कि मतलब दोनों तरफ से भाग रहे थे, वो इधर से शॉट मार के भाग लिए। और फिर बाद में मेरे से यूं कह रहे थे कि अब देख, जब मैंने शॉट मारा तो बॉल वहां गई, और बॉल वहां गई तो मेरा कॉल था ना कि मैं बोल रहा हूँ तो तेरे को भागना था। मैंने कहा सर बोला तो ठीक है आपने था, पर थ्रो अगर मेरी साइड आ जाता तो। अरे ये थोड़ी ना है कि फील्डर वहां है तो वो इधर थ्रो नहीं करेगा, मैं नहीं भागूंगा। वो कहते नहीं मेरा कॉल था। मैंने कहा सर अगली बार से ध्यान रखेंगे। चलो, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। हमारे पास एक वलय है, और वलय नहीं लेते, चकती ले लेते हैं। चकती यहां पर हो गई हमारी कुछ इस प्रकार से, और हमारे पास हो गए
चार बिंदु द्रव्यमान कुछ इस प्रकार से। और हमको इस अक्ष के सापेक्ष बात करनी है, के ज्ञात करने के लिए। इधर का लिख लिया बेटा ये वाला। है ना, ये देखो यहाँ पर एक वलय है, एम द्रव्यमान आर त्रिज्या, एक छड़ है 2m द्रव्यमान, 4l 4r इसकी लंबाई, है ना, ये लंबाई 4r, 2m इसका द्रव्यमान, और इस अक्ष की परितः अपने को k निकालना है। आंसर इसमें क्या होगा? हाँ जी भैया बताओ। बराबर, तुमने तो सोच ही लिया कि मेरा तो गलत ही आएगा, तुम तो यार ऐसे करते हो फिर यार, ये गलत बात है यार। ये मतलब बोल दिया कि तीसरी बॉल पे आउट होना है, तो मैं तीसरी बॉल खेलूंगा ही नहीं, कैसे आउट होगा? बताओ बताओ। अंडर रूट 4/5r, सही है, सिंपल सी बात है। मुझे आई कैलकुलेट कर लेना है इस पूरे निकाय का। निकाय किन किन चीजों से बना हुआ है? तो एक तो निकाय में यहां पर कौन है? चक्ति। और चक्ति के केंद्र से निकलने वाली तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण गुण कितना होता है बेटा? एम आर स्क्वायर बटे 2। एम कितना है? 4m, आर स्क्वायर बटे 2 प्लस। उसके बाद की बात देखो कि यहां पर इस अक्ष के सापेक्ष बात हो रही है, द्रव्यमान वहां है, ईएलपी डिस्कस करते टाइम अपन ने क्वेश्चन ये किया है ऐसा कि इसमें यहां अगर द्रव्यमान है तो उसकी दूरी आर, तो इसका जड़त्वाघूर्ण इसका 2mr², इसका mr², इसका 2mr², हुआ कि नहीं? तो 2mr² 4 5 6mr²। और हम जब जोड़ेंगे दो से ये काट दें बेटा, 8mr² आ जाएगा ना, 8mr², और के लिए लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 8mr² बटे द्रव्यमान कितना है? 4 5 6 4 10 10m, है ना। एम से एम काट देंगे, आर बाहर ले लेंगे, और अंडर रूट में 4/5 बच जाएगा। इसको देखना,
r/√2। बताओ बेटे, सबसे पहले अक्ष जो हमें गौर से देखनी है वो यही है। हम जानते हैं वैसे छड़ हम बनाते मोटी है, पर छड़ हमें समझ में आता है एक तार जैसी स्ट्रक्चर है। तो जब हम आई कैलकुलेट करने लगेंगे इस निकाय का, तो छड़ का जड़त्वा गुण, तो दूसरी ज्यामिति कौन बची है यहां पर छड़ के बाद? वलय। वलय, वलय के इस अक्ष के सापेक्ष कितना होता है? mr², और इसके सापेक्ष कितना होता है? mr²/2। तो इस अक्ष के लिए यहां पर क्या हो जाएगा? mr²/2। और उससे स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जब बात करते हैं तो क्या जुड़ जाता है? mr²। तो कुल मिलाकर सारा का सारा आई कैलकुलेट होने के बाद 3mr²/2, तो के बराबर √3mr²/2 अपॉन 2m और m 3m। तो 3m से 3m काट डालो और यहां पर r/√2 आ जाए। झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताना कितनों के दोनों सही थे। 1 2 3 4 5 कौन है? जूते खाएगा? समोसा समझ के खा लेना। चलिए, बात आसान थी, होने चाहिए थे। चलिए, इसके और बहुत बेहतर क्वेश्चन ईएलपी 3 में हमने ऐड किए हुए हैं। आपको पर्याप्त प्रैक्टिस मिलेगी, बैठ के शांति से सुकून से उन्हें कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, हेडिंग लिखते हैं हम आगे, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, इसे टॉर्क इंग्लिश में कहते हैं, और इसका जो ग्रीक सिंबल है इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ, राइट, कुछ ऐसे। अब देसी कट्टे हो, क्यों इधर उधर बात बतानी है दूसरों को? हाँ, चलिए, तो बात यहां पर समझना शुरू करते हैं। थोड़ी सी कुछ जो बातें रहेंगी वो आपको सुननी है, ध्यान से सुननी है। ऑल्दो वी विल रिपीट देम, पर फिर भी ध्यान से सुने। बल आघूर्ण का तात्पर्य क्या है? कि जिस प्रकार से हमने फिजिक्स की शुरुआत में न्यूटन्स लॉ से कॉन्सेप्ट पिक की, और हमने कहा कि जो सबसे पुरानी क्लासिकल फिजिक्स है, गैलीलियो के अनुसार कुछ बातें कही गई, वही गैलीलियो का नियम न्यूटन ने अपने प्रथम नियम के नाम से फिर से प्रतिपादित किया, और कहा गया कि जब कोई वस्तु विराम पर है तो विराम पर रहना चाहती है, चल रही है तो उसी दिशा में नियत चाल, नियत वेग से गतिशील रहना चाहती है, जड़त्व का नियम। और कहा गया कि जब कोई वस्तु रुकी है, रुकी रहना चाहती है, यदि हम उसे चलाना चाहते हैं तो जो कारक उसे चला सकता है, उसी कारक को, उसी भौतिक राशि को बल नाम दिया गया। तो बिल्कुल वैसे ही अब हम यहां पर चलने और रुकने की बात करने के बजाय किसी वस्तु के घूमने और घूमती वस्तु को रोकने की बात करेंगे, और जो कारक यहां ये काम करेगा उसी को बल आघूर्ण कहा जाएगा।
अब मुद्दा ये आता है कि आखिर ये बलागुण उत्पन्न क्यों होता है, कैसे होता है। तो चूंकि बलागुण जो है वो बल से ही उत्पन्न होगा, होगा तो बल के कारण ही उत्पन्न, पर बल आगुण बनेगा कैसे, कब कोई बल बलागुण उत्पन्न कर सकता है, ये बात हम यहां पर करते हैं। तो समझिएगा कि मान लिया जाए कि मान लिया जाए अगर ये कोई एक छड़ है और इस छड़ के इस सिरे को हिंजित करके, यानी यहां पर एक अक्ष या हिंज ठोक कर, कील ठोक कर इस पर यदि इस प्रकार से एक बल लगाया जाए, तो मेरा पूछना यह है कि ये लगाया गया बल क्या इस वस्तु को, इस छड़ को घुमा सकता है? नहीं। यानी ये बल, यहां बल तो है पर ये बल बल आघूर्ण उत्पन्न कर पाने में सक्षम नहीं है। तो इसका कारण हम क्या जानते हैं कि जब इस प्रकार से जब बल लगता है तो इस लगे हुए बल के कारण इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये सारा का सारा बल कहां से पारित हो जाता है? अक्ष से। तो अगर कोई बल आपने इस प्रकार से किसी वस्तु पर लगाया है कि वो बल अक्ष से ही पारित हो गया, तो उस बल के कारण घूर्णन हो पाना संभव नहीं है। यही ये बल यदि इस प्रकार से भी लगता, इस प्रकार, तो भी सीधा सीधा ये बल कहां से पारित हो जाएगा? अक्ष से। तो भी यहां पर इस छड़ को इस बल के द्वारा घुमा पाना संभव नहीं है। और वहीं अगर इस अक्ष पर इस प्रकार से कोई बल F लगता है तो भी घूर्णन कतई संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम बल दूर लगा रहे थे, पर वो बल की क्रिया रेखा कहां से पार हो जा रही थी? बल की क्रिया रेखा कहां से पार हो जा रही थी? अभी मैंने बल ही कहां लगा दिया? अक्ष पर। तो भी यहां पर हमें बल आघूर्ण या इस क्षण में घूर्णन की प्रवृत्ति मिलना संभव नहीं है। परंतु यदि उस अक्ष के सापेक्ष किसी वस्तु पर इस प्रकार से बल लगाया जाता है, तो बताइए क्या घूम सकती है वस्तु? क्योंकि अब यहां पर इसके घूर्णन को हम कैसे देखते हैं, हम इस छड़, इस अक्ष से जहां पर बल लगाया जाता है उसको मिलाते हैं, और उसको क्या कहते हैं बेटा? आर सदिश। आर सदिश। आर सदिश वो सदिश है जिसको कहा जाता है अक्ष से जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है को मिलाने वाला सदिश ही हमारा आर सदिश या स्थिति सदिश कहलाता है। और जिस बिंदु पर जो बल लगाया गया है, अब आपका काम क्या है, कैसे आप समझेंगे? तो आप इस आर सदिश को, जो कि सदिश इस प्रकार से छड़ के अनुदिश नजर आ रहा है, अगर इसे थोड़ा डैश डैश करके आगे इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं बेटा? अरे हाँ ना। और जो यहाँ पर ये दिखाई है दिशा, और इस बल की दिशा, दोनों के बीच का कोण क्या मान लिया जाए? थीटा। तो यहाँ पर इस बल का एक घटक तो यहाँ ये आ जाएगा ना बेटा, इसको अपन क्या कह देंगे? एफ समानांतर। क्या कह देंगे? एफ समानांतर। और एक बल का घटक इधर आएगा जिसे क्या कह देंगे? एफ लंबवत। हाँ के ना। और अभी हम जस्ट ये बात किए हैं कि समानांतर घटक जो कि उसी अक्ष की क्रिया रेखा, उसी अक्ष से गुजरता है, वो गुणन नहीं प्रदान कर पाता। यानी ये घटक ऐसा है जो बलागुण उत्पन्न करने में नाकामयाब रहता है, परंतु ये घटक ऐसा है जो यहां ये काम कर देता है। समझिए बात को। यानी जैसे पंखा ये बंद है, इस पंखे को अगर घुमाना है तो हम क्या करें बेटा? क्या इसके अंदर जो ये मॉडल है इस पर बल लगाए या पंखुड़ी पर बल लगाए? पंखुड़ी पर भी ऐसे बल लगाए कि इधर, जैसे मान लो ये पंखे की ये पंखुड़ी है ये वाली, और ये यहां से इसका डायल है, ये ऐसे, तो ऐसे बल लगाओ तो घूमेगा। ऐसे चित्र हाथ से था ना, हाथ से पंखुड़ी को ऐसे मारोगे ये यू घूमने लगेगा। हाँ के ना। यानी हम चाहते हैं कि जब इस डायल के सापेक्ष यहाँ पर इस आर, ये क्या हो जाएगा बेटा? आर। क्योंकि मैं यहाँ इसको तो अक्ष बोल रहा हूं और यहाँ बल लगा रहा हूं, और बल लगाने की बात कर रहा हूं, और मैं कहता हूं कि जितना जो लंबवत बल लगाएंगे वो लंबवत बल ही उस पंखे को घुमा पाएगा, और जब मैंने बल बाहर इधर लगाया या अंदर इधर लगाया तो वो उतना बेहतर नहीं घुमा पाएगा। तो यहां से हमने कहा कि जो लंबवत कार्यरत बल है वही यहां पर इस वस्तु को घुमा सकता है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा दी जाती है कि परिमाणात्मक रूप में बलागुण हो जाता है आर गुणा एफ लंबवत।
जहां ये आर होता है क्या, तो हम कह देंगे आर या आर सदिश हो जाता है, त्रिज्य सदिश नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ, नहीं उल्टा लिख दिया, घूर्णन अक्ष को सीधा कैसे करें हम? पहले मैंने भी यही सोचा था कि माइनस लगा दूं। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है कि जिस बिंदु पर बल कार्यरत है उसे घूर्णन अक्ष से मिलाने वाला स्थिति सदिश, बस यहाँ पे दिशा की थोड़ी सी अभी भी लोचा लग रहा है, तो आप तो बस ये देख लेना, ये वाला सदिश है, हाथ सदिश, है ना। और दूसरी चीज यहां पर ये आ जाती है कि ये थीटा क्या है बेटा, तो थीटा हो जाएगा आर सदिश व एफ सदिश के मध्य कोण। और इस चीज को गौर से देखना बेटा, इस चीज को अगर अपन यहां पर देखते हैं कि टॉर्क बराबर, और ये आर आर ही रहा, और अगर मैं इस कोण को परिभाषित करते हुए एफ लंबवत लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा। तो यहां से टॉर्क बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। और सुनना बात को, कि टॉर्क निकालने के लिए, सब लोग प्लीज 2 मिनट इधर सुन लें, कि टॉर्क निकालने के लिए हमें वास्तविकता में कार्य जो करना पड़ेगा उसमें दो ही कार्य यहां पर हम करेंगे। पहला, कि जब भी जिस भी वस्तु पर हम बल लगता देख रहे हैं, घूर्णन अक्ष देख रहे हैं, उस बल वाले बिंदु को इस घूर्णन अक्ष से मिलाने के बाद फिर हम इस आर को वैसा का वैसा ही रखते हुए लगाए गए बल के दो घटक करेंगे। एक घटक बल का उस आर के अनुदिश, जिससे मुझे कोई लेना लेना देना नहीं है, और लंबवत घटक जो है, उस लंबवत घटक को गुणा करने पर हमें कुछ इस प्रकार से बल परिभाषित होता, बल आघूर्ण परिभाषित होता मिलेगा। वहीं ये काम हम कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि जो ये छड़ है, जो ये घूर्णन अक्ष है, जहां पर बल लगाया जा रहा है, इस वाले कोण को हम क्या कह रहे हैं, थीटा, क्योंकि ये वाली चीज क्या है, आर। तो अब दूसरा काम आप यहां पर ये कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, दूसरा काम आप यहां से ये कर सकते हैं कि इस बल को घटक, बल को वियोजित मत करो, इस बल और बल की क्रिया रेखा को वैसा का वैसा ही रहने दो, तो इसको अपन कहेंगे बल की क्रिया रेखा। और इस बल की क्रिया रेखा को, यानी अभी बल को वियोजित मत करो, बस आप यहां से इस घूर्णन अक्ष से इस बल की क्रिया रेखा पर लंब डाल दो, और इसे क्या लिख दो, आर लंबवत। तो यहां से बलागुण की दूसरी परिभाषा क्या हो जाती है, आर लंबवत गुणा एफ। अब आप देखेंगे एफ और आर के बीच का कोण, ये वाला कोण भी, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये समकोण त्रिभुज का क्या बन गया, कर्ण, ये क्या बनेगा, आधार, ये क्या बनेगा, और जो समकोण त्रिभुज का लंब बनेगा उसे आप क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। अरे हाँ भैया, इंटू एफ, तो फिर से यहां से क्या आ जाएगा, आर एफ साइन। और सुनना आपको, सुनते जाना, कि चूंकि यहां पर हम जो बल आघूर्ण की बात कर रहे हैं, बेटे ये बल आघूर्ण, जैसे रेखीय गति में बल को हम देखा करते थे, सेम टू सेम वही काम अब घूर्णन गति में बल आघूर्ण किया करेगा। तो बल क्या था, सदिश, तो बल आघूर्ण भी क्या होगा, सदिश। इस बल आघूर्ण की परिभाषा में दो चीजें काम कौन कौन आ रही है, आर और एफ, यानी आर और एफ को गुणा करने पर क्या आ रहा है, बलागुण, और बलागुण कैसा होना चाहिए, सदिश,
अरे बोलो, जब बलागुण सदिश होना चाहिए तो बताइए आर और एफ को गुणा जो किया जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट टाइप से करूं या क्रॉस प्रोडक्ट टाइप से, क्योंकि उनका परिणाम ही अपने को कैसा चाहिए, सदिश चाहिए, और सदिश तभी मिलेगा जब आर और एफ को सदिश गुणन किया जाएगा। और सदिश गुणन करने में, ए क्रॉस बी करने में जो परिणामी आता है उस परिणामी के पास दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण क्या हो गया, आर एफ साइन थीटा होता है वहां, ए क्रॉस बी ए बी, और दिशा कौन होती है, एन कैप। एन कैप मतलब उस ए और बी के तल के लंबवत, उसी को पता है हम क्या नाम से जानने लगे अब, अक्षीय सदिश। उसी को हम क्या कहने लगे हैं, अक्षीय सदिश। कि आर और एफ जिस तल में मौजूद है, इसी तल में आर है, इसी तल में एफ है, और आर और एफ के तल के लंबवत हमें क्या मिलेगा, परिणामी मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, जो इस अक्ष के अनुदिश होगा। अक्ष के अनुदिश तल के लंबवत या तो बाहर या अंदर। तो टॉर्क की परिभाषा में आपने क्या सीखा कि सदिश रूप में टॉर्क परिभाषित होता है आर क्रॉस एफ, और इसी को हम अक्षीय सदिश भी कहते हैं। और इस अक्षीय सदिश की जो दिशा निकाली जाती है उसका पहला तरीका होता है क्या, राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकलेगा राइट हैंड थंब रूल, देखो बेटा कि हम जिस तल में यहां पर दो सदिशों को डील कर रहे हैं उनमें पहला है आर सदिश, तो आर सदिश की दिशा में हम उंगलियां रखते हैं और इन उंगलियों को मोड़ते हैं एफ सदिश की ओर। तो जो अंगूठा है फिलहाल वो तल के लंबवत बाहर है, इसीलिए यहां पर उत्पन्न जो बल आघूर्ण है वो उत्पन्न बलागुण कैसा है, अक्ष के अनुदिश तल के लंबवत बाहर। और इसी अक्ष के लंबवत, अक्ष के अनुदिश तल के लंबवत बाहर को हम क्या कहते हैं, ये उंगलियों का घूर्णन कैसा नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब इस प्रकार का बल इस छड़ पर लगेगा तो ये छड़ कैसे घूमेगी, अरे दो बलों के घटक दिख रहे हैं ना अंधो, ये वाला घूर्णन, पर ये जब इसे घुमाएगा तो छड़ को कहां लेके जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो टॉर्क की दिशा जो राइट हैंड थंब रूल से दिखाई गई है, अगर वो अंगूठे की दिशा तल के लंबवत बाहर है तो वस्तु कैसी घूर्णन करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और उसे चिन्ह के तौर पर धनात्मक बलाघूर्ण भी कहा जाता है। तल के लंबवत धनात्मक, यानी एंटी क्लॉकवाइज कह दो, तल के लंबवत बाहर की ओर कह दो, या धनात्मक कह दो, उन सब का एक ही मतलब होगा, वस्तु यूं घूमेगी। उल्टा, तल के लंबवत अंदर यानी क्लॉकवाइज, मतलब ऋणात्मक। समझ रहे बात को। अब मैं यहां से कहता हूं कि आप हर बार आर क्रॉस एफ करके नहीं देखेंगे, आपको सीधा कैसे ऑब्जर्व करना है, ये बात को गौर से देखना है कि कैसे मुझे बलाघूर्ण की दिशा पता लगेगी, मुझे कैसे देख के पता लगेगा कि इस वस्तु पर उत्पन्न इस बल के कारण बलाघूर्ण क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो बस इतना सा करना, जहां हमारा यहां पर अक्ष है वहां पेन को ऐसे पकड़ना, जहां बल लग रहा है अब उस बल को लगा देना। तो जैसे इस पेन पर बल लगाओगे तो इस बल किधर है, बल ऊपर, तो इस बल के कारण इस पेन का घूर्णन किधर दिख रहा है, एंटी क्लॉक। वही मान लो ये बल यू होता बेटा ऐसे, तो ये अक्ष की जगह पर हाथ से पकड़ लूंगा, जहां बल लग रहा है वहां पेन देख लूंगा क्योंकि मेरे हाथ में हमेशा पेन होगा, और मैं अगर यहाँ क्षैतिज बल लगा रहा हूं तो क्षैतिज बल के कारण ये पेन कैसे घूर्णन करता दिखा रहा है, क्लॉकवाइज। तो जैसे ही आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता नजर आता है तो ऑप्शन में देख लेंगे, या तो प्लस से दिखा रखा होगा ऑप्शन में, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख रखा होगा, या तल के लंबवत अंदर या बाहर करके लिख रखा होगा। उल्टा घूमेगा, सॉरी ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो या तो माइनस, हम लिख लेंगे सारी चीजें, फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि ये सदिश राशि है, यहां तक का नोट करें जल्दी से।
हो गया? कुछ नहीं। समोसे पे जान झोंक रखी है यार तूने, मतलब। अच्छा है, व्रत रहो भाई। लिखा? इधर वाला तो लिख लिया होगा। हो गया इधर वाला?
हाँ भैया दिशा, इस पहले वाले में 120 और दिशा एंटी क्लॉकवाइज, ये हाँ तो अंदर जाएगी, तो अंदर जाएगी ऐसा। दिशा क्या बोला तू? हाँ? क्या बोलता है तू? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोल रहे हो? तो बेटा यहां पर क्या काम करना है, बेहतर चीज हम यहां पर सोचें अगर, मेरे सुझाव दोनों तीनों रहेंगे। पहले मैं अपने सुझावों पर बात करता हूं, सुनना ध्यान से सुन लो। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप इस आर को बिल्कुल ऐसा ही रखते हुए इस बल का ये घटक निकाल लें, जिसे आप क्या कहते हैं एफ, उससे उस आर को गुणा कर दें। आपको लगता है कि नहीं मैं इस एफ को यानी बल को वियोजित नहीं करूंगा, मैं बल को बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा, तो बल को इस क्रिया रेखा को ऐसे ही रखें और यहां से यहां लंब डाल दें, जिसे क्या कह देंगे आर लंब। काम तब भी होगा, अरे हाँ भैया काम तब भी होगा, आंसर सेम आएगा। तीसरी चीज, आपको लगता है कि क्या लंबवत पंबवत करे जा रहे हो, फॉर्मूला जब बता ही दिया टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीटा, तो यहां से आर को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, ये कोण 37 डिग्री है तो ये वाला, तो ये भी, तो सीधा सीधा आर यानी 10, एफ यानी 20 और कॉस यानी कॉस सॉरी साइन 37, ये लगा। नहीं समझे बात कि भाई या तो आप अगर कोण बहुत आसानी से उस आर और एफ के मध्य का लिख पाते हो तो आर एफ साइन थीटा लगा दो, आपको कोई घटक लेने की जरूरत ही नहीं है जब फॉर्मूला है तो। और आप चाहते हैं कि नहीं अगर मैं बल की क्रिया रेखा को यहीं रखूं, ये लंबवत निकालूं, तो 8 ये 10 है, ये 53 है, तो 10 और 53 के साथ ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा 6। तो वहां से भी आप कर सकते हो बल गुणा लंबवत दूरी 120, तो फिर यहां से भी वही आंसर आ जाएगा 120। इकाई क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। अब दिशा की रही बात, तो मैंने आपको जो सिखाया वहां से भी आप काम कर सकते हैं कि इसको, इस ओ को, ओरिजिन को जिसके सापेक्ष आपको निकालना है उसको ऐसे बना दे, पकड़ ले वहां से एक छड़ मान ले और बल लगा दे क्षैतिज। जैसे ही क्षैतिज बल लगाएंगे पेन किधर आ रहा है नीचे, और जैसे ही नीचे आ रहा है यानी इस प्रकार का घूर्णन हमें दिखाई पड़ रहा है। और इस प्रकार का घूर्णन घड़ी की सुई की दिशा का क्लॉकवाइज कहलाता है, जिसको आप ऋणात्मक टॉर्क भी कह सकते हैं, या फिलहाल सिर्फ सीडब्ल्यू लिख देते हैं क्लॉकवाइज। दूसरे इस सवाल में आप अगर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा बेटे, कि काम वही वापस से करने हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम तो इस आर को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ये कोण थीटा निकाल लेंगे, तो चाहो तो आप वो भी कर डालो, तो ये 30 डिग्री तो ये भी, और ये 30 तो ये भी 30, तो क्या हो जाएगा टॉर्क बराबर आर यानी 20, एफ यानी 10 और साइन 30 1/2, और क्या हो जाएगा बेटा 100 न्यूटन मीटर। घूर्णन की दिशा के लिए वापस से इस पेन को यूं पकड़ ले, बल किधर लग रहा है ऊपर, तो बल जैसे ऊपर लगेंगे पेन किधर जाता नजर आ रहा है ऐसे, एंटी।
अब इस सवाल में बल एक है, परंतु अलग अलग बिंदुओं ए बी व सी के सापेक्ष अपने को बलाघूर्ण निकालना है। सॉरी, ओ ए और बी के सापेक्ष बलाघूर्ण निकालना है। होगा? तो सबसे पहले अगर अपन यहां बात करते हैं ओ के सापेक्ष, तो गौर से देखिएगा, हम इस परिस्थिति के अनुसार जो बल लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, ओ के सापेक्ष हम उसका बलाघूर्ण निकालना चाहते हैं। तो सबसे बेस्टम बेस्ट उपाय क्या है पता है? कि मैं बल की क्रिया रेखा को बढ़ा दूं, हाँ कि ना? और इस जिस बिंदु के सापेक्ष मुझे बलागुण निकालना है वहां से उसकी क्या देख लूं? लंबवत दूरी। और ये ओ से इस बिंदु बी तक की लंबवत दूरी क्या हम इन निर्देशांकों से बता सकते हैं? कितनी? 10, है ना? ओ से जो ये बिंदु P वाला जो बल की क्रिया रेखा है वो B से गुजर रही है, ये 10 हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर F गुणा आर लंबवत ऐसा लिखना सिखाया है। आर लंबवत हमारे लिए फिलहाल 10 है, बल 20 है, तो कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन दिशा। क्योंकि आप जब ओ से पी को मिलाएंगे, आर सदिश बनाएंगे और बल ये यहां पर ऊपर लगेगा, ये इसे कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। पहले मुझे बता दें, मैं बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं दिया एंटी क्लॉकवाइज, आप बता दें, समझ आ गया होगा तो चले, है ना? ठीक है। दूसरा कि अब मुझे इस बिंदु P पर जो बल लगाया जा रहा है 20 न्यूटन, इसका इस ए के सापेक्ष यहां से बलाघूर्ण निकालना है। तो इस ए के सापेक्ष ही जब मैं बात करूंगा तो बल की क्रिया रेखा को बढ़ाकर ए से बी की जो लंबवत दूरी है वो अब कितनी नजर आएगी? 5। तो अभी गुणा करेंगे तो बल आघूर्ण यहां से अपने को कितना मिलेगा बेटा? एफ गुणा आर लंबवत यानी 100 न्यूटन मीटर। ये भी दिशा सेम, एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा, यहां पर अगर मैं बी के सापेक्ष ही बात कर रहा हूं और वो क्रिया रेखा यदि बी से ही गुजर रही है, तो हमने बिल्कुल शुरुआत में आज बात की थी कि जब बल लगाया जाएगा और अगर वो बल की क्रिया रेखा उसी अक्ष से ही पार हो रही है तो वो उस वस्तु उस जड़ को घुमा नहीं पाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 0। जब बैठा है चुपचाप। तो बात को यहां से हम आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बेटे, जब हम बल आघूर्ण उत्पन्न करने की बात करते हैं तो वहां पर मुख्य कारक जो होते हैं वो ये 3 होते हैं कि मुझे बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बल के बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब बल कैसे लगाना है, इन मुद्दों को सोचते हैं। ये आप दरवाजे का जो बड़ा वाला पलड़ा देख रहे हैं, इसमें आप अगर गौर से देखिए तो हैंडल जो है ये यहां कोने पे क्यों लगाया है? आर के कारण। क्योंकि अपन जानते हैं
कि जब इस वस्तु को हम घुमाना चाहते हैं तो अक्ष तो ये है ना बेटा, अब इस अक्ष से जितना ज्यादा दूरी पर मैं बल लगाऊंगा तो बल का जो क्रियाकारक बिंदु है वो और अक्ष का बिंदु है वो, उसके मध्य की दूरी जिसे हम क्या कहते हैं, आर, ये क्या होगा सबसे ज्यादा। अगर इस हैंडल को यहां खोलकर मैं यहां लगा दूं और मैं यहां पर इसको खींचकर इसे खोलना चाहूं तो जोर ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली भाई। अगर और मैं निकट ले आऊं तो शायद असंभव सा हो जाएगा इसे खोल पाना। और अगर अक्ष पर ही बल लगाता रहूं तो नाखून टूट जाएंगे मेरे पर, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। समझ गए बात को। दूसरी चीज, तो यहां से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पहली बात तो कि अगर आप किसी बल के द्वारा बलागुण उत्पन्न करना चाहते हैं तो आर जितना ज्यादा होगा उतना ही उस, मान लो बल तो मैं सेम रख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बल 10 न्यूटन ही रखा है, पर आर जितना ज्यादा होगा उसका उत्पन्न घूर्णन प्रभाव यानी बलागुण उतना ही। दूसरी चीज कि अब यदि मैं इस पर बल लगाने के लिए इसे इधर खींचता हूं मेरी तरफ, वहीं दूसरा प्रयास मैं करता हूं ऐसे, तो इस प्रयास में से दूसरे वाले प्रयास में आपको क्या आसानी नजर आई, क्यों नजर आई, कारण कोण, कि जब मैं यहां पर इस आर सदिश से जब बल लगाऊंगा और बल और आर के बीच में अगर कोण 90 बनेगा तो साइन थीटा का मान अधिकतम मिलेगा, और साइन थीटा अगर अधिकतम होगा तो उत्पन्न बलागुण टॉर्क भी ऑटोमेटिक मैक्सिमम ही होगा। सही बात है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस बल में टॉर्क की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात होती है तो आर भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तब जाकर अगर ये दोनों चीजें हैं तो मैं वहां पर मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर सकता हूं। ये लिख लो। और सुनिएगा, क्या, तो ये जब तक ऐसे करेगा मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। तो बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 मिनट। यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं कि बेटे अभी हम आगे कुछ इस प्रकार के सवाल करेंगे कि टॉर्क निकालना होगा, टॉर्क निकालने के लिए आर क्रॉस एफ करेंगे, आर स्थिति सदिश होता है। आर क्रॉस एफ करने के लिए हम सारणिक वाली इस परिभाषा का इस्तेमाल करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप की बात करेंगे। प्रथम सदिश कौन है, आर। तो यहां पर इस आर का एक्स घटक, आर एक्स, आर, आर, फिर उसके बाद बल का एफ एक्स, एफ वाई, एफ, ये काम करेंगे। उसमें बल तो मुझे साधारण बिल्कुल आसान दिया जाएगा, आर देने के कुछ यहां से चुनिंदा अलग बातें हो सकती है। पहली कि जैसे यहां पर कह दिया कि किसी कण किसी बिंदु पी पर एक बल लगाया जा रहा है तो उस बिंदु पी पर लगाए गए बल का मूल बिंदु के सापेक्ष बलाघूर्ण निकालो। किसके सापेक्ष, तो आप यहां से क्या कहेंगे कि जो स्थिति सदिश आर सदिश होगा वो वास्तव में कौन होगा बेटा, ओपी सदिश होगा कि नहीं होगा। कुछ सवाल इस प्रकार के होंगे जिसमें कहा जाएगा कि किसी किसी बल को आपने बिंदु पी पर लगाया है और किसी दूसरे बिंदु ए के सापेक्ष उसका बलागुण निकालो। तो यहां इस परिस्थिति में आर सदिश कौन होगा बेटा, एपी सदिश। मानते कि नहीं मानते। अब जब आर सदिश यहां पर इस प्रकार से ओपी सदिश होगा और मुझे ओपी निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ओपी एक विस्थापन सदिश जब होता है तो विस्थापन की परिभाषा होती है अंतिम स्थिति माइनस, और अंतिम स्थिति यानी इस बिंदु पी की स्थिति माइनस बिंदु ओ की स्थिति, और ओ मूल बिंदु है तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, तो हम क्या कह देंगे कि जो बिंदु पी की स्थिति है वही हमारा आर सदिश बनेगा। नहीं समझे। परंतु अगर यहां इस स्थिति में
अगर ए के सापेक्ष पूछा है तो जो बिंदु पी की स्थिति है वो आर का वैल्यू नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है, एपी यानी आर पी माइनस आर ए, तो घटाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया 3,3,2 और यहां पर ये हो गया इस प्रकार से 2,0,0। तो आर सदिश क्या बनेगा बेटा, तो आर सदिश बनेगा बिंदु पी का एक्स घटक कौन है 3 और इसका एक्स घटक कौन है 2, तो क्या हो जाएगा आई कैप, उसके वाई घटक में से इसका वाई घटक घटाओ 3 जे कैप और 2 की कैप। बात समझे, परंतु वहां पर मुझे घटाने की कोई जरूरत, जिसके सापेक्ष बात करनी है वो कौन है, मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब 0,0, तो जो यहां पर सीधा सीधा बिंदु P का निर्देशांक या बिंदु P का स्थिति सदिश दिया है, वही स्थिति सदिश यहां इस जगह काम आ जाएगा। तो एक सवाल लेते जाओ बस। नहीं, आप कर लेना घर पे, होमवर्क में आपका ईएलपी 3 तक का कंप्लीट हो जाता है। हाँ बेटा, हाँ, ईएलपी 3 तक का कंप्लीट आप कर लीजिएगा। उसके अलावा एक्सरसाइज 1 में कहां तक दे रखा था, एक बार दियो मॉड्यूल दिखाना। ठीक है, 34 तक कर लेना इसमें, एक्सरसाइज 134 तक, और ईएलपी 3 तक कर लेना। ठीक है, थैंक यू। इसको बड़ी जल्दी है भाई को, कहाँ जाना होता है तेरे को।